यूना ने खुशी से कहा कि उल्टा उसे माफी मांगनी चाहिए। दरअसल वह शुरू से ही उसे देख रही थी। हान स्योंग हैरान था। यूना ने कहा वह पहले टास्क से उन्हें देख रही थी। उसे पछतावा था कि उसने पहले नायक ने उलझन में पूछा, कौन से टास्क? यूना ने बताया वे बार बार अपराधी थे। एमसी मुस्कुराया, सिर खुजलाया और कहा, वह सोचता है कि उसने सबूत जुटाने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। यूना असहमत थी। कहा वह बस हान स्योंग की क्षमताएं परखना चाहती थी। यूना ने छाती पर हाथ रखा, कहा वह प्लेयर्स एसोसिएशन की निरीक्षक है और यूना उन लोगों के पीछे नहीं बल्कि नायक के कारण यहां आई थी। एमसी ने पूछा वह किस बारे में बात कर रही थी। यूना ने सुझाया कि वे पहले बाहर जाकर बात करें, उन्हें पहले उन लोगों से निपटना है। हान स्योंग ने दृढ़ता से सहमति जताई और कहा कि वे बार बार अपराधी थे। क्या इसका मतलब है कि उन्होंने पहले भी ऐसे अपराध किए हैं? यूना ने हां कहा और बताया कि सबूत नहीं थे, पर जहां खिलाड़ी गायब हुए वहां ये संदिग्ध थे। अभी तक यह पता नहीं था कि वे गायब हुए थे या उनकी हत्या हुई थी। नायक ने तनाव के साथ अतीत को याद किया। दुश्मन की तलवार उसके करीब आई। एमसी तुरंत पीछे हटा और सोचा कि कुछ गड़बड़ है। दुश्मन उसे मारने नहीं आया था। हान स्योंग यादों से बाहर आया और कहा कि उन्हें मारने का इरादा नहीं लगता। यूना ने कहा कि वह भी यही सोचती है। नायक ने सोचा, तो फिर यह सब किस लिए था? वह मुस्कुराकर बोली कि अब हमें यह पता लगाना है। उसने शिकारी नेता पर भाला तानकर कहा कि वह जानती है, वह होश में है, उठो। कि वह ऐसे तरीके नहीं अपनाना चाहती। उसने तुरंत भाला उसके शरीर में घोंप दिया। वो ह्यून दर्द से कराहा और चीख पड़ा। यूना मुस्कुराई और कहा, अगर वह ठीक से खड़ा होता तो ये। वो ह्यून ने तनाव से पूछा, वह किस बारे में बात कर? वह बस उन गिल्ड सदस्यों की रक्षा कर रहा था जिन पर गलत हमला हुआ था। क्या संघ का ऐसा व्यवहार ठीक है? बेहोश लोगों पर भी हमला? वह इसे मीडिया और पुलिस को रिपोर्ट करेगा। यूना ने डरावने अंदाज में पूछा, बेहोश होकर उसे कैसे पता चला कि मैं संघ की प्रतिनिधि हूं? वो ह्यून एकदम सन्न रह गया और कुछ न बोल सका। यूना ने उसके मुंह पर हथियार रखा और पूछा, क्या वह मूर्ख है? क्या उसे अपनी स्थिति समझ नहीं आती? क्या उसे पता नहीं कि वह अब कहां है? उसने भयावह स्वर में कहा कि यह एक काल कोठरी है। अगर यूना उसे यहां मार देती है तो कोई सबूत नहीं बचेगा। अगर वह नेता को मार देती है, जगह उनकी कब्र बने, तो उसे पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। यूना मुस्कुराई और कहा कि वह तब तक जीवित रह सकता है जब तक वह गवाह के रूप में उपयोगी है। वो ह्यून डर के मारे चिल्ला उठा। क्या वह अब उसे धमकी दे रही थी? क्या एक एसोसिएशन प्रतिनिधि एक सम्मानित खिलाड़ी को मार देगा? यूना ने कहा कि लगता है यह आदमी अभी भी होश में नहीं आया है। उसने अपना भाला जमीन में गाड़ा और नायक की ओर मुड़ी। यूना ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ सकते हैं? हान स्योंग ने तनाव भरी मुस्कान के साथ सहमति दी। यूना ने कहा कि बेहोश लोगों में से कोई भी न भागे। अगर एक भी गायब हुआ तो मुसीबत होगी। हान स्योंग मान गया और बेहोश शिकारियों की ओर बढ़ गया। वू ह्यून ने डर से हाथ उठाकर दया मांगी, कहा कि वह गलत था। जंगल से अचानक एक चीख सुनाई दी। कुछ देर बाद नायक ने हथियार कंधे पर रखा और दूर देखा। उसने शिकारियों पर ध्यान दिया और सोचा, उन्हें एमसी के कौशल के बारे में पता नहीं हो सकता था। क्या यह सेवू गिल्ड और 3 सिर वाले राक्षस की वजह से था? वह इससे कैसे निपट सकता था? क्या होगा अगर इस सब के पीछे सेवू गिल्ड था? क्या होगा अगर यूना पूछे कि वह राक्षस से कैसे निपटा? हान स्योंग ने गुस्से में दांत भींचे और सोचा, यह अभिशाप है। सेवू गिल्ड निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेगा। प्लेयर एसोसिएशन भी भरोसेमंद नहीं था। नायक ने सिर पर हाथ रखा, सोचा खिलाड़ी बनकर सब ठीक होगा। यूना ने पूछा, क्या वो लंबे समय से इंतजार कर रहा है? एमसी मुस्कुराया। यूना ने बताया कि उसने सुना है कि इस आदमी को सेवू गिल्ड से आदेश मिला था उसे श्री हान स्योंग पर दबाव डालने का। हान स्योंग, लगता है वे नायक को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि यह उनसे संबंधित नहीं था। खुशकिस्मती से इस बार उन्होंने सबूत जुटाए और जानकारी पाई। अब वे सेवू गिल्ड पर वार कर सकेंगे। सूजे गाल वाला शिकारी वो ह्यून रस्सी से बंधा खड़ा है। एमसी ने खुशी से पूछा, क्या यह सच है? यूना ने मुस्कुराकर हां कहा और यहां से निकलने का सुझाव दिया। बाद रात के शहर में संघ के लोग बंधे नेता के पास खड़े हैं, इसे बस में चढ़ रहे हैं। नायक आश्चर्य से यह सब देख रहा है। यूना ने एमसी से पूछा कि क्या उसके पास 1 मिनट होगा। हान स्योंग ने उसे देखा और हां कह। कुछ देर बाद संघ के भवन में वे एक कमरे में मेज पर बैठे हैं।
नायक ने भ्रमित होकर पूछा कि वह उसे क्यों ढूंढ रही थी। यूना ने कहा कि यह 3 सिर वाले राक्षस की घटना के कारण था। एमसी ने डरकर पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वह गॉब्लिन डंजन में था। यूना ने कप लेकर कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड देखे थे, वे जानते हैं कि कौन कब अंदर गया। ह्यूनसुंग ने पूछा, क्या यह गैर कानूनी था? उसने कहा कि उन्हें खिलाड़ियों की जानकारी मांगने का अधिकार था। यूना ने कुछ कहा और नायक चौंक गया। उसने पूछा, क्या वह पूरी स्थिति समझ गया है? सही है, आखिर एमसी ने उस राक्षस को हराया था। यह गुप्त जांच थी। उसने फिर से माफी मांगी कि वह तुरंत मदद नहीं कर पाई। ह्यूनसुंग ने बताया कि वह उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन करना चाहती थी। यूना ने पुष्टि की और कहा कि नायक के कौशल देखकर वह आश्वस्त हो गई थी। इसीलिए नायक ने 3 सिर वाले राक्षस को मार डाला था। वह मुस्कुराते हुए एमसी की ओर देखी। ह्यूनसुंग ने पूछा, क्या राक्षस को मारना छिपाना अपराध था? यूना ने कहा, बिल्कुल नहीं, वे उसे पुरस्कृत करने के लिए खोज रहे थे। राक्षस को मारने का अच्छा इनाम है। उनके पास नायक के लिए एक प्रस्ताव भी है। यूना मुस्कुराई और एमसी ने पूछा, क्या वे उसे अपने दल में लेना चाहते हैं? यूना ने हां कहा, पर ह्यूनसुंग ने कहा, उसे संगठन में शामिल होने की इच्छा नहीं है। यूना ने मुस्कुराकर कहा कि वह जानती थी वह ऐसा ही कहे। उसने उसे पहले उनकी शर्तें सुनने को कहा। वे उसे सेवु गिल्ड जितनी ही राशि, करीब 100 अरब वोन दे रहे। इसके अलावा अगर नायक संघ का सदस्य बने तो उसे कर मुक्ति से लेकर मुफ्त उपकरण किराए तक कई लाभ मिलेंगे। एमसी ने कहा, उसे अपनी स्थिति दिखानी होगी। यूना ने कहा कि उसे सिर्फ परीक्षा पास करनी है। ह्यूनसुंग हैरान होकर बोला, सच में परीक्षा? यूना ने हां कहा और बताया कि यह बहुत आसान है। उसे बस मेरे बताए व्यक्ति के सवालों का सच्चा जवाब देना है। क्या वह कोई जांच करता है? यह कौशल लड़ाई से नहीं, बल्कि पुलिस या जांचकर्ता द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसे सत्य अनुबंध कहते हैं। अगर पूछताछ में व्यक्ति सच बोले तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वह झूठ बोले तो उसका शरीर लाल रोशनी देने लगेगा। एमसी ने गंभीरता से पूछा कि वह इतना सब करके उसे क्यों काम पर रखना चाहती। सच कहें तो इन शर्तों पर यूना एक उच्च स्तरीय खिलाड़ी को भी रख सकती। क्या यह सही नहीं है? वह मुस्कुराई और कहा कि उच्च स्तर इतना अच्छा नहीं था। ये हालात भी अच्छे खिलाड़ियों को संघ की ओर आकर्षित करने के लिए काफी नहीं थे। शामिल होते हैं। नायक ने मुड़कर पूछा, क्या यह स्तर 20 के नियम के कारण था? यूना ने कहा कि वह इससे इनकार नहीं कर सकती। एमसी ने पूछा, वह इस नियम को नहीं जानता, फिर भी यूना उसे काम पर रखना चाहती थी। वह मानी और कहा कि ह्यूनसुंग ने सिर्फ 3 महीने में शानदार प्रदर्शन किया था, इसलिए उस पर 100 अरब निवेश करना उचित था। नायक ने सोचा, अगर सेवु गिल्ड और संघ जानते हैं तो अन्य बड़े गिल्ड भी जानते होंगे। वह अभी वू ह्यून से भी नहीं निपट सकता था, बड़े गिल्डों की तो बात ही छोड़ दें। यूना ने पूछा, वह क्या सोचता है? ह्यूनसुंग ने कहा कि वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार करता है। सहायक मेज के पास आई और नायक ने उस पर ध्यान दिया। उसने हाथ उठाया और कहा कि वह सत्य का अनुबंध कौशल क्या एमसी इससे सहमत है? ह्यूनसुंग ने आत्मविश्वास से हाँ। सहायक ने बताया कि कौशल सक्रिय होने पर नायक की आंखों के सामने पुष्टि संदेश दिखेगा। बस हां पर क्लिक करना है। उसने एमसी के सिर पर हाथ रखा और सत्य का सिस्टम बताता है कि सत्य का अनुबंध कौशल सक्रिय हो गया है। क्या ह्यूनसुंग इसे स्वीकार करना चाहते हैं? नायक को यह पसंद नहीं आया, फिर भी उसने स्वीकृति पर क्लिक कर दिया। एक लाल आभा ने उसके शरीर को घेर लिया। एमसी ने जाती हुई सहायक को देखा। दरवाजा बंद हुआ और ह्यूनसुंग यूना के साथ उसने उसे आराम से बैठकर सवालों के जवाब देने को कहा। नायक ने शांति से आंखें बंद की और यूना ने पूछा, क्या वह सच में 3 महीने पहले जागा? एमसी ने हां में सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम्हें 20 लेवल नियम तोड़ने का कोई तरीका पता है? नायक ने मना किया, तुम कम से कम 140 लेवल के हो, फिर नीचे के डंजन में क्यों शिकार कर रहे हो? ह्यूनसंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि यह कोई खास बात नहीं। यूना ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई खास स्किल है? नायक सोच में पड़ गया। यूना ने कड़े स्वर में कहा, इस सवाल का जवाब देना होगा। यूना ने पूछा, क्या तुम्हारी स्किल की वजह से ही नीचे के मॉन्स्टर मारते हो? ह्यूनसुंग ने हां कहा। यूना ने पूछा, क्या यह स्किल दूसरे खिलाड़ियों पर भी काम करती है? नायक ने मुट्ठी भींच ली और मना कर दिया। यूना ने पूछा, क्या तुम 20 लेवल नियम एक कौशल का उपयोग करके? एमसी ने पसीने से तर चेहरे के साथ
आंखें थोड़ी खोलीं। वह सहमत हुआ और आंखें खोल दी। यूना ने मुस्कुराकर कहा कि वे समाप्त हो गए। ह्यून सेओंग ने पूछा, क्या उन्हें फिर से ऐसा करना होगा? नेता ने कहा कि इसकी कोई वह सब समझती थी और वह पूरी तरह से सच्चा था। यूना ने कप मेज पर रखा और कहा कि उससे यह उम्मीद थी। एमसी के पास वाकई एक व्यक्तिगत कौशल था। ह्यून सेओंग ने सोचा, शायद उसके पास भी कौशल था। यूना चकित थी। कहां वह बता नहीं सकती, पर नायक सही था। एमसी ने कहा कि वह अकेला नहीं था। यूना ने कहा, चिंता न करें, कौशल हर खिलाड़ी के लिए अनोखा है। इस कौशल वाले सभी खिलाड़ी उच्च पदों पर हैं। ह्यून सेओंग ने सोचा, क्या सभी उच्च पदों पर हैं? तो क्या योना उनमें से सिर्फ एक है? बेशक। वो जानता था कि संघ के नेतृत्व में सभी खिलाड़ी। योना ने बताया कि आम लोगों के लिए खिलाड़ियों की जानकारी बहुत सीमित होती है। वे उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते, खासकर व्यक्तिगत कौशल वाले खिलाड़ियों के बारे। सारी जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून द्वारा संरक्षित है। एमसी ने हैरानी से पूछा, क्या उसे यह बताना ठीक है? योना ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास भी व्यक्तिगत कौशल था। हालांकि ह्यून सेओंग सही था, उसे भी इसका खुलासा करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इससे कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि वे एक ही संगठन का हिस्सा होंगे। एमसी ने शांति से कहा कि उसने यह नहीं कहा था कि वह संघ में शामिल होगा। योना ने खुशी से पूछा, ऐसा कैसे? चूंकि उसने अपने कौशल के बारे में बता दिया था, अब उसके पास। ह्यून सेओंग ने भ्रमित होकर पूछा, वह किस बारे में बात कर रही थी? यूना कुर्सी से उठी और बोली कि ऐसा चेहरा मत बनाओ, क्योंकि तुम एक सरकारी संगठन के सदस्य बनोगे, किसी संगठन के नहीं। वह मेज की ओर बढ़ी और नायक ने उस पर ध्यान दिया। यूना ने उसे एक अनुबंध दिया। एमसी ने इसे आश्चर्य से देखा और यूना ने कहा कि यह कोरियाई खिलाड़ी संघ का अनुबंध है। इस अनुबंध के पक्षकार ह्यून सेओंग और कोरियाई खिलाड़ी संघ थे। नायक हैरान था कि क्या राज्य स्तर पर ऐसी शर्तें संभव हैं? दायित्व कम थे और आपातकाल में वेतन ज्यादा था। युद्ध के दौरान भी लाभ मिलते हैं और पत्थरों व वस्तुओं पर अधिकार भी सुनिश्चित हैं। अनुबंध की अवधि खिलाड़ी के कोरियाई खिलाड़ी संघ के साथ विशेष अनुबंध की अवधि के बराबर थी। जमा राशि 400,000 वॉन थी। सालाना वेतन 2 अरब वॉन है। रहने और आने जाने की सुविधा मिलेगी। परिवार सुरक्षा व्यवस्था है। पत्थरों की बिक्री से लाभ 8.2 से बंटेगा। खिलाड़ी संघ। वस्तुओं की बिक्री से लाभ 10.0 से बंटेगा। दुर्लभ उपकरण मुफ्त में। कौशल पुस्तकें और वस्तुएं खरीदने पर कोई शुल्क नहीं। अन्य शर्तें अगले अनुबंधों में दी गई हैं। मुख्य शर्तें, खिलाड़ियों की सामान्य शर्तें दोनों पक्षों के लिए तय की गई हैं। हर पक्ष एक प्रति रखेगा। यूना ने उसे कलम दी और जल्दी हस्ताक्षर करने को कहा। ह्यून सेओंग ने सोचा, अगर यह सच है तो वे सब कुछ मुफ्त में दे रहे हैं। पर एक छोटा सा नियम था। अनुबंध में यह छठा बिंदु था, अनुबंध की अवधि। अनुबंध की अवधि आजीवन थी। अनुबंध तोड़ने पर जमा राशि का 10 गुना देना होगा। दूसरा, अनुबंध उल्लंघन पर खिलाड़ी से सभी लाभों और वस्तुओं का शुल्क लिया जाएगा। नायक ने सोचा, क्या आजीवन अनुबंध को गुलामी नहीं कहा जा सकता? एमसी ने सोचा, क्या सभी एसोसिएशन खिलाड़ी ऐसी शर्तों पर सहमत हुए हैं? यूना ने कहा, हां, वरना एसोसिएशन कब का दिवालिया हो गया होता। वे ऐसी शर्तें दे रहे हैं क्योंकि ह्यून सेओंग 20 स्तर बाईपास कर सकता है ना? नायक कमजोर राक्षसों को मारकर भी लेवल बढ़ा सकता है और उनसे पत्थर मिलते हैं। इसका मतलब है कि एमसी बिना रोक टोक अपना लेवल बढ़ा सकता है। यूना ने खुशी से मुट्ठी उठाई, कहा, यह दुनिया का सबसे ऊंचा लेवल पाने का मौका है। इस पर पैसे बचाना मूर्खता होगी। ह्यून सेओंग ने गुस्से से कप मेज पर रखा। सोचा, वे उसे क्या समझ रहे हैं, पर यह गलतफहमी उसके काम आएगी क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई थी। नायक ने मुस्कुराकर पूछा, क्या अनुबंध की अवधि थोड़ी कम हो सकती है? यूना चौंक गई और बोली, क्या एमसी को यह अनुबंध पसंद नहीं? उसने दुखी होकर पूछा, क्या ह्यून सेओंग जानते हैं कि दुनिया में कितने लोगों के पास विशेष कौशल है? यूना को पक्का नहीं पता, पर सरकार के मुताबिक करीब 80। नायक के आने से पहले वह पूरे कोरिया में अकेली थी। एमसी ने सोचा कि विशेष कौशल वाकई बहुत दुर्लभ है। यूना ने समझाया कि वह जानती है कि वे इस अवधि से खुश नहीं हैं, पर वे विशेष कौशल वाले खिलाड़ी को किसी और गिल्ड या देश द्वारा भर्ती नहीं होने दे सकते। इसलिए उन्होंने अनुबंध की शर्तें बेहतर बनाई और अवधि को आजीवन कर दिया। अगर ह्यून सेओंग कुछ और चाहते हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि वे उन्हें बहुत कुछ देने को तैयार हैं। नायक ने कहा कि वह अनुबंध की अवधि आजीवन से 1 साल करना चाहेगा। यूना आंखें बंद कर स्पष्ट किया, वह समझता है कि यह असंभव है ना?
फिर एमसी ने जमा राशि 40 गुना कम करने को कहा, यानी उसके लिए 10 अरब काफी है। यूना ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी जवाब वही रहेगा। ह्यून सेउंग ने कहा, शायद 2 तक। मुखिया ने कहा कि वे जमा राशि बढ़ाएंगे, इसलिए नायक को जीवन भर के लिए मानना होगा। एमसी ने घोषणा की, अनुबंध 2 साल का है और जमा 20 अरब है। अगर 2 साल में कोई समस्या नहीं हुई तो संघ का अनुबंध प्राथमिकता होगी। अगर यूना इसे भी मना करती है तो वह उससे अनुबंध नहीं करेगा। उसने पूछा, क्या वह किसी दूसरे देश जाने की सोच रहा था? ह्यून सेउंग मुस्कुराए, कहा, वह संघ के बारे में कम जानते और किसी की नहीं मानते। यूना ने पूछा, क्या उसने शर्तें पढ़ी थीं? क्या नायक के लिए जिम्मेदारियों से ज्यादा फायदे नहीं थे? एमसी ने पूछा कि क्या वह सच में ऐसा सोचती है। उसने इस बारे में सोचा, 1 अरबों डॉलर का जमा। अब उसे इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था, पर ह्यून सेउंग अपने भविष्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अब उसे बस एक सुरक्षित छिपने की जगह चाहिए थी। बेशक अगर पसंद आए तो नायक वहां रह सकता था, पर वह बिना जाने आजीवन अनुबंध नहीं कर सकता था। एमसी ने कप रखा और कहा, वह समान शर्तों पर नया अनुबंध करेंगे। उसे इससे कुछ नहीं खोना था, है ना? शायद यूना 2 साल के इंटर्नशिप के बारे में सोचेगी। उसने आह भरी और कहा कि अनुबंध को इंटर्नशिप में बदलना होगा। लेकिन यूना अकेले ऐसा फैसला नहीं ले सकती थी। वह खुशी से उठी और कहा कि प्रबंधन को बताना होगा। क्या नायक थोड़ा इंतजार कर सकता है? एमसी ने शांति से कहा कि वो जितना चाहे इंतजार कर सकता है। कुछ देर बाद ह्यून सेउंग ने अपना फोन देखा। यूना ऑफिस में आई और बोली कि उसने मैनेजमेंट को ऑफर बता दिया है। उनकी एक काउंटर शर्त थी। नायक ने हैरानी से पूछा, क्या थी? यूना ने कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर रखा और बताया कि गिल्ड या विदेशी संघों से ऑफर मिलने पर उसे कोरियन प्लेयर्स एसोसिएशन को जरूर बताना होगा। साथ ही अगर वे एमसी को ऐसी ही शर्तें दें तो उसे एसोसिएशन से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना होगा। ह्यून सेउंग ने शांति से कहा कि वे ऐसा करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर नायक के हस्ताक्षर दिखे। यूना ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और अच्छे सहयोग की उम्मीद जताई। ह्यून सेउंग ने सहमति में हाथ मिलाया। वो आत्मविश्वास से मुस्कुराया और कहा कि यह सिर्फ इस बार के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है तो अब नायक के आइटम बदलने चाहिए। अभी उसका सारा सामान किराए का था, है ना? एमसी ने शर्मिंदगी से गाल खुजलाया और कहा कि उसकी तलवार और चोगा दुर्लभ थे। यूना ने खुशी से कहा कि फिर वे इन 2 चीजों को छोड़कर बाकी सब बदल देंगे। अगली सुबह संघ में कमरे में तरह तरह का सामान था। ह्यून सेउंग ने चीजों को देखकर सोचा कि यहां सब कुछ है। उसने पूछा कि क्या संघ के लोग कुछ भी किराए पर ले सकते हैं? यूना ने शांति से कहा कि ऐसा नहीं है। खिलाड़ी सिर्फ अपनी रैंक का सामान ही किराए पर ले सकता है। हाँ, मिस्टर नायक इसका अपवाद है। एमसी ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा है। वह सामान के पास गया और सिस्टम ने बताया कि यह एक दुर्लभ जादुई वेलवेट जैकेट है। यह दिखने से ज्यादा हल्का और मजबूत है और फुर्ती 5 बढ़ाता है। ह्यून सेउंग ने सोचा कि यह वह नहीं था जो उसने सोचा था। उसने चोगा हाथ में लिया और कहा कि उसे ध्यान से। कैफे में कुछ देर बाद यूना ने कहा कि वह उसे एसोसिएशन के बारे में सब बता सकती है, जब तक उपकरण उसके साइज के हिसाब से। एमसी ने स्ट्रॉ मुंह में लगाई और सोचा कि यह सब वाकई में। यूना ने सुझाव दिया कि वे उसकी असाइनमेंट के बारे में बात करें। ह्यून सेउंग ने पूछा, कहाँ? हेड मुस्कुराई और बताया कि उसे जांच विभाग में असाइन किया गया है, जैसा कि प्लान था। सीधे शब्दों में उसका काम होगा डंजन की घटनाओं या खिलाड़ियों के बीच के विवादों को सुलझाना। मूल रूप से ये समस्याओं को खोजना और हल करना होगा, लेकिन उन्हें स्टाफ की कमी के कारण सपोर्ट टीम की मदद भी करनी होगी। प्रोटैगोनिस्ट ने पूछा कि क्या वह ऐसी जिम्मेदारियों को संभाल पाएगा? निचले लेवल के डंजन समझना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, पर उच्च लेवल के डंजन की समस्याएं सुलझाना काफी कठिन होगा। यूना ने उसे चिंता न करने को कहा और बताया कि वे एमसी के वर्तमान लेवल को ध्यान में रखेंगे, कि वो सब समझ गया है। और यूना ने जोड़ा कि वो उसकी बॉस है, अगर काम में कोई दिक्कत हो तो तुरंत उसे बताए। ह्यून सेउंग ने पूछा कि क्या वो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले एक समस्या पर चर्चा कर सकते। नेता मान गई और नायक ने बताया कि उसके कमाए और बेचे पत्थरों की जानकारी किसी तरह सेवू गिल्ड तक पहुंच गई। साथ ही उन्हें एमसी के गए सभी डंजन के बारे में पता था। यूना ने कहा कि वो इस घटना के बारे में और जानकारी जुटाएगी, फिर सेवू गिल्ड पर दबाव डाल पाएगी। ह्यून सेउंग ने हैरानी से पूछा, क्या वो चौंकी नहीं? नेता ने बताया कि यह पहली बार नहीं है। वो अभी इससे निपटने को तैयार है, पर उसकी ताकत अभी काफी नहीं है। नायक सोच ही रहा था कि यूना ने बीच में कहा कि वे उसे रहने की जगह भी देंगे। एमसी और हाथ उठाकर कहा, सब ठीक है। वो घुमंतु जीवन जीता है, उसे इसकी जरूरत नहीं।
यूना ने दुखी होकर कहा कि यह थोड़ा असुविधाजनक था। नायक ने तनाव में पूछा, क्या यह अचानक काम के कारण है? यूना ने हाँ कहा और बताया कि उन्हें लोग चाहिए तो मुश्किल हो सकता है। प्रमुख ने कहा कि ऐसे में एमसी अपनी हर गतिविधि बताए तो वो उसके स्थान के हिसाब से काम दे सकेगी। वे ह्यून सुंग को एक व्यक्तिगत खर्च कार्ड भी देते हैं जिससे वो रहने का खर्च चुका सकता है। एमसी ने हैरानी से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? यूना ने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर संघ के दूसरे सदस्यों को पता चला तो बवाल हो सकता है, क्योंकि यह किसी के लिए विशेष सुविधा है। इसलिए उसने उन्हें इसे गुप्त रखने को कहा। आधिकारिक तौर पर इसे बार बार नौकरी बदलने का मुआवजा दिखाया जाएगा। नायक ने उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया। यूना ने आंख मारकर कहा, यह तो कम से कम था ताकि एमसी 2 साल बाद फिर हमारे साथ साइन करे। ह्यून सुंग तुरंत शर्माकर लाल हो गए। कुछ देर बाद नायक ने खुशी से जैकेट ठीक की और कहा, बहुत अच्छी फिट है। यूना ने आईडी उठाकर कहा, यह भी ले लीजिए। यह आईडी दर्शाती है कि एमसी अब प्लेयर एसोसिएशन और पर्यवेक्षण टीम का सदस्य है। अब पहले जैसी कोई परेशानी नहीं होगी। ह्यून सुंग ने पूछा, क्या मैं अब जा सकता हूं? नेता ने हाँ। वह कभी कभी सूचनाएं देखता था क्योंकि कभी सबको तुरंत बुलाया जा सकता है। उसने कहा, चिंता मत करो, आपातकालीन कॉल शायद ही होते हैं, पर हों तो तुरंत प्रतिक्रिया देनी होगी। नायक ने पूछा, जमा राशि कब मिलेगी? यूना मुस्कुराई, वह तो पहले ही भेज दी गई है। चूंकि जमा होने पर ही अनुबंध लागू होता है, लगता है एमसी को पैसों की सख्त जरूरत है। ह्यून सुंग ने अजीब से सिर खुजाते हुए पुष्टि की कि वह कुछ कौशल पुस्तकें खरीदने जा रहा था। नेता ने उत्साह से कहा कि यह एक बढ़िया विचार है। संघ का अपना स्टोर है ऐसी किताबों का, तो वे साथ जाएंगे। वह बाजू में गई और कहा कि वह उसे सब कुछ दिखाएगी। नायक ने धन्यवाद दिया और उसके पीछे चल दिया। उसने सोचा कि मुख्य बात है मजबूत बनना। एमसी कौशल पुस्तकों में पूरे 20 अरब का निवेश करेगा। पुस्तकालय में कुछ देर बाद ह्यून सुंग ने देखा कि किताबें उतनी नहीं जितनी उसने सोची थीं। यूना ने बताया कि कौशल पुस्तकें अक्सर नहीं आती हैं। साथ ही मांग आपूर्ति से ज्यादा है तो अच्छी किताब दिखते ही बिक जाती है। हाँ, उनका चयन आधिकारिक नीलामी घर से छोटा है। एमसी ने खुशी से एटीएम देखा और सोचा कि टैक्स खत्म होंगे। यूना ने आश्चर्य से पूछा, इतनी किताबें खरीदना ठीक है? लगता है यह ज्यादा कारगर नहीं। ह्यून सुंग मुस्कुराया, फिर भी एक दिन काम आएंगी। कुछ देर बाद सिस्टम ने बताया कि अमृता स्किल बुक अनोखी दुर्लभ श्रेणी में अपग्रेड हो गई। यूना ने कहा कि उसका काम खत्म हो गया। कार का बीमा है तो एमसी इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। कार में बैठे ह्यून सुंग ने अलविदा कहा और बॉस ने शुभ यात्रा की कामना की। बाद में कोरियाई खिलाड़ी संघ के दफ्तर में निदेशक कांग सान योंग ने सोचा कि 2 साल का समय बहुत कम था। यूना ने पूछा, क्या निदेशक नाराज थे कि वे उसके साथ लंबा अनुबंध नहीं कर पाए? कोरियाई खिलाड़ी संघ के सान योंग ने कहा, हाँ, मैं नाराज हूं। हमें ऐसा करना चाहिए था। यूना ने शांति से कहा कि निर्देशक पैसे के बारे में ज्यादा। उसने गुस्से से कहा कि ऐसा नहीं है। उसके मामले में उन्होंने सच में हालात सुधारे थे। वेतन पर काम कराएंगे। उसने आंखें बंद करके कहा कि यह शुरू से ही ऐसा था। तो वे बेहतर शर्तें नहीं देते। यूना को नायक की तरह शुरू से ही अनुबंध की शर्तें बदलनी चाहिए थीं। निर्देशक ने चिढ़कर कहा कि एमसी से तुलना मत करो, तुम्हारी स्थिति अलग है। अगर यूना न होती तो उन्हें इस खास हुनर का पता ही नहीं चलता। उसने दृढ़ता से कहा कि इसीलिए उसे बेहतर व्यवहार मिलना चाहिए। उनके अनुबंध में कई रियायतें दी जैसा वह चाहती थी। अगर योना ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वे उसे सिर्फ 100 अरब वॉन की जमा राशि के साथ आजीवन अनुबंध। बताया कि ऐसा न करने पर उसकी जानकारी लीक हो जाती और विदेशी संघ या गिल्ड नायक को ले जाते। निर्देशक हैरान होकर चिल्लाया, क्या वो विदेशी संघों को जानकारी देकर धमकी दे रही थी? योना ने पूछा कि उसने कब धमकी दी। उसने सिर्फ कहा कि इसकी संभावना बहुत ज्यादा थी। सैन योंग चिल्लाया कि क्या उसे लगता है कि वो उसे पहली बार जान रहा? योना मुस्कुराई और कहा कि अगर वो उसे इतना जानता है तो उसे समझना चाहिए वो क्या सोच रही है। निर्देशक असहमत था और योना ने कहा कि वो ऐसा दिखावा न करे कि वो उसने अपना अनुबंध भी 2 साल के लिए बदलने को कहा। असंभव है। सच कहूं तो अगर योना ने आपत्ति नहीं की होती तो वे नायक के साथ आजीवन अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते। योना ने उसे पागल कहा और निर्देशक गुस्सा हो गए। उन्होंने पूछा,
क्या यूना सोचती है कि वह यह सब अपने लिए कर रहा था? यह सब देश की भलाई के लिए था। अगर एमसी ने उनसे आजीवन अनुबंध किया होता तो कुछ बुरा नहीं होता। यूना ने कड़ाई से कहा कि ह्यून सियोंग को अनुबंध नहीं करना चाहिए था। सान योंग ने थक कर सिर पकड़ा और बताया कि वह यह सब क्यों कर रहा था। यूना ने दृढ़ता से कहा कि अगर नापसंद है तो उसका अनुबंध रद्द कर दें। वह शांति से उससे असहमत हुआ। यूना ने जीभ चटकाई और बाहर जाने लगी। सान योंग ने पूछा कि वह कहां जा रही है। उसने चिढ़कर जवाब दिया कि वह काम पर जा रही है। तभी फोन पर मां को 1 अरब वॉन के ट्रांसफर की पुष्टि हुई। नायक ने फोन देखकर कहा कि यह पिता के इलाज और जीने के लिए काफी है। शक न जगाने के लिए उसने सिर्फ एक रिकवरी स्किल बुक खरीदी। उसे अमृता कौशल में सुधार करना है। एमसी देखेगा कि उसे कितनी किताबें चाहिए। कुछ देर बाद ह्यून सियोंग मेज पर बैठा है। उसने सिस्टम विंडो पर उंगली रखी और कहा कि उसे यह खरीदना होगा। सिस्टम विंडो बताती है कि यह प्रकृति बहाली है, एक दुर्लभ, एक पैसिव स्किल बुक जो घावों का इलाज तेज करती है। वर्तमान बोली 135 मिलियन वोन है। बचा हुआ समय 4 घंटे 13 मिनट 8 सेकंड है। नायक ने सोचा कि अमृता जैसी दुर्लभ किताब को रिजर्व रखना अच्छा रहेगा। सलाह के मुताबिक पैसिव स्किल बुक हमेशा एक्टिव रहती है, इसलिए सब खरीदते हैं। एक्टिव स्किल्स को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, पर दुर्लभ रैंक वाली सब खरीदनी चाहिए। कुछ देर बाद ह्यून सियोंग ने पोर्टल पर हाथ रखा और कहा कि बहुत पैसा खर्च हो गया। उसने तुरंत पोर्टल बंद कर दिया। नायक मुस्कुराकर पूछा, क्या मुझे अतिरिक्त अंक खर्च करने चाहिए? एमसी ने सिस्टम विंडो देखकर कहा, कुल कितना बिका? गेम कंसोल और लैपटॉप काफी लोकप्रिय हैं। सौंदर्य प्रसाधन और इत्र भी बिक गए और घड़ी भी अचानक जल्दी बिक गई। लेकिन फिर भी कुछ भी इस चीज को नहीं हरा सकता। कुछ देर बाद सेकंड हैंड स्टोर के पास विक्रेता ने कहा, स्वागत है। कर्मचारियों ने झुककर कहा, स्वागत है। ह्यून सियोंग ने गुजरते हुए पूछा, हाँ, बैटरी का क्या हुआ? विक्रेता ने पूछा, वह ऑन ऑर्डर? उन्होंने सब चार्ज करके सेट कर दिया है। एमसी ने कहा। चश्मा ठीक करते हुए उसने पूछा, क्या वे पूरी चार्ज के साथ उतना ही सामान तैयार कर सकते हैं? विक्रेता मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल प्रिय ग्राहक, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर कुछ चाहिए तो बताइएगा। एमसी ने मुड़कर धन्यवाद दी। कुछ देर बाद बामचियन मोटल में ह्यून सियोंग सिस्टम विंडो देख रहा था। उसने उस आदमी का चेहरा याद किया और सोचा, वह कौन है? एमसी ने कहा कि वह सब खर्च करीब 3 अरब बचे थे। आंकड़ों में मामूली बढ़ोतरी 5 मिलियन अंक और छोटी 10 मिलियन अंक की है। सभी संकेतक 200 तक बढ़ाने के लिए उसे करीब 5 अरब अंक चाहिए। ह्यून सियोंग ने हरा पत्थर पकड़कर कहा, संकेतक बढ़ाने से सभी कौशल बढ़ते हैं, इसलिए यह फायदेमंद है। उसने इसे खाया और खाते में करीब 9 अरब अंक बचे। एमसी ने बाकी 5 अरब अंक किताबों पर खर्च करने का फैसला किया। कुछ देर बाद सिस्टम ने बताया कि दुर्लभ अमृता की किताब में एक निष्क्रिय कौशल है। एमसी तब तक नहीं मरेगा जब तक उसका सिर पूरी तरह नष्ट न हो। मृत्यु से बचने पर सभी घाव ठीक हो जाएंगे। ह्यून सियोंग ने कहा। धीमा शब्द गायब हो गया। उसने चाकू निकाला और उंगली काटी, जिससे खून बहने लगा। जख्म तुरंत भर गया और एमसी ने कहा, वाह। तभी बगल में फोन बजा। शीन यूना का कॉल था। आया और कहा, हेलो। यूना ने अभिवादन करते हुए कहा। एमसी ने पूछा, क्या हुआ? यूना ने मुस्कुराकर कहा कि उन्हें सबूत मिल गए हैं और 100 गिल्ड के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी है। आज सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत अच्छा है, वरना उनसे निपटना मुश्किल होता। यूना ने कहा, हालांकि 100 गिल्ड का अभियोजकों से संबंध है, पर इस बार वे बच नहीं पाएंगे। उल्टा, इस बार जांच और भी कड़ी होगी। एमसी ने पूछा, क्या यह गुटबंदी के कारण है? यूना ने कहा, हाँ। सो गिल्ड के प्रमुख माजी हून ने जांच में बाधा नहीं डाली, बल्कि सारे दस्तावेज दिए, जैसे वो जल्द पकड़े जाना चाहते हों। एमसी ने पूछा, जियोंग सनवू का क्या हुआ? यूना ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट अभी नहीं आया, पर वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। जंग वू ह्यून की गिरफ्तारी से सारी हत्याएं और हमले सामने आ गए। हत्याओं के आदेश देने वाले जियोंग सनवू के करीबी निकले। यूना ने पूछा, क्या एमसी अब टीवी चालू कर सकता? उसने कहा, हाँ। उसने टीवी चालू किया और मेजबान की आवाज आई। सब कुछ लगभग पुष्टि हो गया था। लड़की ने कहा, हाँ, अंतिम फैसला नहीं हुआ था, पर उसे लगा कि बस समय की बात है। गिल्ड के उपनेता जियोंग सुनवू को गिल्ड से निकाल दिया गया था। ह्यून सियोंग ने सोचा, यह कैसी अर्ध सेंसरशिप थी। प्रकाशित हो चुका था, पर गिल्ड का नाम नहीं। मेजबान ने कहा, पुलिस और संघ उसे ढूंढ रहे हैं। यूना ने पूछा, क्या आप निश्चित हैं? एमसी बोला,
हाँ, यूना ने कहा, उसे गिरफ्तारी से बचना मुश्किल होगा। अब सभी, यहां तक कि जंग सेउंगवू के समर्थक भी उससे मुंह मोड़ चुके थे। एमसी ने कहा, ऐसा ही होना चाहिए। वह मुस्कुराया और उसे सुलझाने के लिए धन्यवाद। यूना ने कहा कि धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा उसने पहले न करने के लिए माफी मांगी। ह्यूनसुंग ने कहा कि वह बाद में उन्हें धन्यवाद स्वरूप ट्रीट करेगा। यूना ने पूछा, यह खाली वादा तो नहीं? एमसी बोला, बिल्कुल नहीं। यूना ने कहा कि वह कॉल का इंतजार करेगी। शुभ रात्रि, ह्यूनसुंग ने कहा। हाँ, हम बाद में कॉल करेंगे। उसने कॉल काट दी और फिर चिल्लाए, भयानक। उसे किताब ढूंढनी थी। कुछ देर बाद बिस्तर पर पड़ी किताब देखकर पूछा, मेरा अपग्रेड कहाँ है? उसने उसे उठाया और कहा, यह आखिरी है। उसने सारी जमा राशि खर्च कर दी और सभी उपलब्ध कौशल। सिस्टम विंडो ने बताया कि पुस्तक प्राकृतिक उपचार का एक दुर्लभ स्तर था, एक निष्क्रिय कौशल था और घावों के उपचार को तेज कर। ह्यूनसंग ने कहा कि उसने इतना खाया कि उसे बस कौशल विकसित करना पड़ा। सिस्टम विंडो ने बताया कि निष्क्रिय कौशल पुस्तक प्राकृतिक उपचार का अध्ययन करते समय एक निष्क्रिय कौशल अमृता की पुस्तक में सुधार किया गया। अद्वितीय दुर्लभ रैंक निष्क्रिय कौशल अमृता की पुस्तक अद्वितीय वीर रैंक में सुधार किया गया है। एमसी ने पूछा, क्या? वह जोर से चिल्लाया, हल्लेलुया। उसने आखिर। सिस्टम विंडो ने बताया कि अद्वितीय वीर रैंक अमृता की पुस्तक में एक निष्क्रिय कौशल है। वह तब तक नहीं मरेगा जब तक सिर और दिल एक साथ क्षतिग्रस्त न हो। अगर वह तुरंत नहीं मरता तो सभी घाव ठीक हो जाते हैं। कौशल विकास संभव है। ह्यूनसुंग ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों क्षतिग्रस्त नहीं हैं, कमजोरियां कम हैं, इसे और विकसित किया जा सकता है। लेकिन उसने वीर रैंक तक पहुंचने के लिए पौराणिक रैंक के बारे में शायद वह सोच भी नहीं पाएगा। कुछ देर बाद वह बिस्तर पर गिर पड़ा, तकिए में मुंह छिपाकर बोला, अब सोने का वक्त। कल उसका पहला कार्य दिवस। थोड़ी देर बाद एमसी इमारत के पास पहुंचा और पूछा, क्या यही जगह है? उसने कहा कि वह थोड़ा घबराया हुआ। सोयंग ने अपनी बाहें छाती पर मोड़ लीं और नाराजगी से उसे देखा। ताइचुल ने पूछा, क्या यह नया लड़का है? साथियों ने उसे ध्यान से देखा। ह्यूनसंग ने कहा, हाँ। लड़के ने कोने से अविश्वास से देखा। ताइचुल ने पूछा, क्या आज से शुरू कर रहा है? एमसी मुस्कुराया, हाँ, पहली बार था। ताइचुल ने कहा कि उसने कई बार नया आदमी भेजने को कहा था और वे सच में भेज दिया। वह हंसा और फिर हाथ बढ़ाकर कहा कि आपसे मिलकर खुशी हुई। वह बिल्कुल ताइचुल जैसा था। एमसी ने भी वैसे ही जवाब दिया। उसका नाम चोई ह्यूनसुंग है। कुछ देर बाद ताइचुल ने दरवाजे की ओर इशारा किया और एमसी ने सोयंग के नाराज चेहरे को देखा। वे ब्रेक रूम नंबर 7 में गए और ताइचुल ने कहा कि वह यहां इंतजार कर। अगर उसे 100 लेवल से नीचे का डंजन मिले तो उसे सोयंग के साथ जाना चाहिए। ली सोयंग इस साल 25 साल की हो जाएगी। वह भी लगभग 100 लेवल की है। ह्यूनसुंग ने हाथ बढ़ाया और कहा कि वह उम्मीद करता है कि वे अच्छे। सोयंग ने आंख मारी और कहा, हाँ, बिल्कुल। ताइचुल ने कहा कि उसे ठीक से अपना परिचय देना चाहिए और इतनी अनौपचारिक क्यों हो गई। सोयंग ने एमसी को देखा और कहा कि वह उससे छोटा लगता है, इसलिए उन्हें। क्या वह नाराज है तो उसे माफ कर दे। क्या उसे वह पसंद नहीं है? ताइचुल ने अपने बाल खुजलाए और माफी। उसमें शिष्टाचार की कमी है। उसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कोई बात नहीं, पर वह छोटा भाई बनने लायक नहीं है। शायद उसे पता नहीं, पर वह निश्चित रूप से बड़ा है। आश्चर्य से देखा और ह्यूनसुंग ने कहा, क्योंकि वह इस साल 27 का होगा। ताइचुल चिल्लाया। उसका चेहरा वाकई बच्चे जैसा है। एमसी ने बाल सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा कि वह यह अक्सर सुनता है। सोयंग ने थोड़ा शर्माते हुए माफी मांगी। ह्यूनसुंग मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं। ताइचुल ने मुड़कर कहा कि रिक्वेस्ट आते ही वे सीधे वहां जा सकते हैं। वह किसी और को भेजना चाहता था, पर बाकी लोग अभी लेवल 100 तक नहीं पहुंचे हैं। ह्यूनसुंग ने मुस्कुराकर कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सोचा कि अगर उसे लेवल 100 या कम के डंजन में भेजा गया तो भी वह अकेले काम कर लेगा, क्योंकि उसके स्टैट्स 200 से ऊपर हैं। ताइचुल उसे एक कमरे में ले गया और कहा, यह आपका कमरा है। अगर उपकरण नहीं लगाना है तो किताब पढ़ें या आराम करें। एमसी ने कहा, हाँ, समझ गया। जोर से जम। उसने कहा कि वह काफी देर, करीब 4 घंटे तक सोया था, फिर भी वेतन अभी भी अच्छा है। कर यहीं सोना। अचानक कदमों की आवाज सुनी। ना होगा। एमसी ने कपड़े पहने और कहा, ठीक है। कार में बैठकर उसने पूछा, क्या हुआ? बताया कि डंजन स्तर से ऊंचा एक राक्षस दिखा है। ह्यूनसुंग ने पूछा, क्या सिर्फ 2 जाना ठीक है? सोयंग ने कहा, 2 काफी हैं। स्तर 60 के सींग वाले कछुए डंजन में स्तर 70-80 का वेयरवुल्फ दिखा है। अभी तक कोई हताहत नहीं और होने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि अंतर सिर्फ 10 स्तर का है। सोयंग ने कहा कि अक्सर कॉल आते हैं। में स्तर से ऊपर की काल कोठरियों में घटनाएं। ह्यूनसुंग ने पूछा, क्या वहां सुरक्षाकर्मी नहीं है? सुयोंग ने कहा, हाँ, 10वें स्तर के खिलाड़ी
पहली नौकरी में निचले स्तर पर सुरक्षा अधिकारी बनते हैं, लेकिन 50 से ऊपर काल कोठरियों में कोई सुरक्षाकर्मी नहीं होता। समस्या उन खिलाड़ियों से शुरू होती है जो लगातार देखभाल के आदी हो गए हैं। जब मुश्किल आती है और आसपास कोई सुरक्षाकर्मी नहीं होता तो उनके बचने के कौशल कमजोर हो जाते हैं, जो बड़ी समस्या बन जाती है। एमसी ने देखा कि वह मजे ले रही थी। सुयोंग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि इस यात्रा से उसका वेतन बढ़ेगा। ह्यूनसुंग ने कहा, ऐसे ही, आखिर ज्यादा कॉल ज्यादा वेतन। सुयोंग ने कहा, बिल्कुल सही। कुछ देर बाद एमसी कार से उतरा और कहा कि ढूंढना आसान नहीं होगा। सुयोंग ने आगे बढ़कर उसे चौंकने से मना किया। एमसी ने उसे सवालिया नजर से देखा और वो बिल्ली बन गई। ह्यूनसुंग ने उंगली दिखाकर पूछा, बिल्ली? सुयोंग गुस्सा होकर बोली, तेंदुआ है। एमसी ने माफी मांगी और सोचा, तेंदुआ भी तो बिल्ली जैसा ही है। सुयोंग ने कहा, धीमे चले तो पीछे छोड़ दूंगी, पीछे मत रहना। ह्यूनसुंग ने हाँ कहा। वो तेजी से आगे बढ़ी। एमसी सोचा, कितनी तेज है। उसने सोचा, 4 पैर हैं तो तेज ही होगी। फिर एक भेड़िया दिखा। एमसी बोला, वाह, कितना बड़ा है। सुयोंग ने कहा, इसकी सूंघने की शक्ति कुत्ते से भी ज्यादा है। भेड़िया घुटनों पर गिरा और चीखा। सुयोंग ने छलांग लगाई और अपने पंजे से उस पर वार किया। सुयोंग बोली, ऐसा ही होना चाहिए, पर बहुत महंगा है। उसने मुड़कर कहा कि वे वापस जा रहे हैं। ह्यूनसंग ने सहमति जताई और कहा, चलो चलें। अचानक सुयोंग तेंदुए में बदली और बोली कि यहां 1 से ज्यादा वेयरवुल्फ हैं। एमसी ने फिर पूछा, क्या? उसने जवाब दिया, लगता है उसने मरने से पहले अपने झुंड को बुला लिया। जंगल में कई वेयरवुल्फ प्रकट हुए। खिलाड़ी इधर उधर भागने लगे और एमसी ने पूछा, क्या यह अक्सर होता है? सुयोंग ने कहा कि ज्यादा नहीं, पर होता है। हालांकि जब ऐसा होता है तो इस डंजन का नाम और स्तर बदल जाता है। ह्यूनसुंग ने सोचा और सुयोंग ने सुझाया कि पहले इनसे निपटें और फिर रिपोर्ट बनाएं। एमसी ने हाँ कह दिया। उसने अपना माना सक्रिय किया और सुयोंग आगे बढ़ी, कहते हुए कि वह पहले जाए। एमसी ने अपनी तलवार निकाली और सुयोंग को देखा, जो अपने पंजों से राक्षस पर वार कर रही थी। वेयरवुल्फ जोर से हुआ करने लगे, जिससे ह्यूनसुंग का ध्यान खींचा। उसने बगल देखकर पूछा, क्या वही था? वेयरवुल्फ गुर्राया। एमसी ने पूछा, क्या वो वेयरवुल्फ राजा था? सुयोंग ने उसका हाथ दबाया और कहा कि वो संभाल। ह्यूनसुंग ने बताया, ये राक्षस करीब 100 या 110 लेवल का है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक? उसने वेयरवुल्फ को देखा जो पंजे घुमा रहा था। एमसी वेयरवुल्फ्स पर दौड़ा और तेज तलवार से वार किया। वो पीछे पलटा और हमला जारी रखा। ह्यूनसुंग ने वेयरवुल्फ को मारा और सोचा, ये कब तक चलेगा? वेयरवुल्फ्स गुर्राते हुए उस पर टूट पड़े। उसने कई हमलावरों को एक साथ मारा, फिर मुड़कर पूछा, क्या वो अभी भी नहीं निपटी? एमसी ने सुयोंग को वेयरवुल्फ से लड़ते देखा और कहा, यह सच में नेताओं की लड़ाई है। वो लड़ाई की ओर भागा, तभी वेयरवुल्फ की भयानक चीख सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, यह कैसा जादू है? वेयरवुल्फ तेजी से हरकत करके सुयोंग को पंजे से मारा और फिर तेज दांतों से पकड़ लिया। एमसी ने जानवर पर ऊर्जा हमला किया और चिल्लाया, आग का गोला। वह निशाने से चूक गया और वेयरवुल्फ पहले ही सुयोंग की गर्दन दांतों में दबाए आगे बढ़ रहा था। ह्यूनसुंग उसके पीछे दौड़ा और तलवार चलाई। जल्दी से सुयोंग के शरीर को बचा लिया। वह नीचे झुका और पूछा, मिस सुयोंग, क्या वह ठीक हैं? उसने अपना हाथ उनके सिर पर उसकी गर्दन का घाव भरने लगा, लेकिन वह नहीं जागी। एमसी ने कहा, हॉरर, पिछली बार की दवा। उसने गुस्से से वेयरवुल्फ को देखा और कहा, चालाक भेड़िया, पहले ली सुयोंग से निपटा और अब तुमने उसे लिया है। क्या उसने समय बचाने के लिए अपने गुर्गों को आगे भेजा? वेयरवुल्फ ने पंजा चलाया। एमसी ने बचाव किया और तलवार घुमाई। वेयरवुल्फ हटा और अपने पंजों से सिर को ढक लिया। ह्यूनसुंग ने भेड़िए की तलाश में चारों ओर देखा। तभी उसने जानवर को सुयोंग की ओर बढ़ते देखा। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और राक्षस को लात मारी। भेड़िए ने थूथन आसमान की ओर उठाया और जोर से हुआ किया, जिसके बाद एमसी अपने भाइयों से घिर गया। उसने कहा, डरावना है, पर यह स्थिति वास्तव में अच्छी है। ह्यूनसुंग ने तलवार पर हाथ रखा और माना सक्रिय किया। उसने कहा कि वह कदम दर कदम आगे बढ़े। जादुई गोला, बर्फ का गोला, आग का गोला, अग्नि गोला और अग्नि भाला। उसने इन सबको एक ऊर्जा में मिलाया और तलवार की ओर भेजा। एमसी ने कहा, मुक्त करो। एक तेज रोशनी ने भेड़ियों को तितर बितर कर दिया। जंगल को प्रकाशित कर तेज किरणें भेड़ियों के शरीर में घुस गईं, जिससे घातक नुकसान हुआ। एमसी मुस्कुराया और कहा कि उसे दरारों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने बाकी भेड़ियों की ओर अपनी ऊर्जा भेजी और भेड़िया राजा ने उसे टाल दिया। ह्यूनसुंग ने कहा, वाह, अच्छी फुर्ती, और सोचा, यह बाकियों जैसा नहीं है। वह देखेगा कि क्या यह दुर्लभ कौशल से भी। एमसी ने बर्फ की दीवार बनाई और वेयरवुल्फ के सामने एक बड़ा ब्लॉक उभरा। वह गरजा और ह्यूनसंग ने आगे बढ़कर कहा कि बहुत देर हो चुकी है।
उसने तलवार नीचे की और क्रिस्टल सक्रिय करते हुए भौहें सिकोड़। वेयरवुल्फ मुड़ा और तेज किरणें उसकी ओर बढ़ीं। वह जोर से दहाड़ा जिससे बर्फ की दीवार टूट गई। राक्षस का शरीर ऊर्जा बादल बना और एमसी ने गिरी चीजें देखीं। उसने वस्तु को देखा और पूछा, यह क्या है? उसके हाथ में दिल था। सिस्टम ने बताया कि यह दुर्लभ वेयरवुल्फ राजा का दिल है। 60 मिनट तक यह आपको वेयरवुल्फ राजा बना सकता है। बदलाव के दौरान शक्ति, फुर्ती और सहन शक्ति 30% बढ़ेगी। समय बीतने पर शक्ति, फुर्ती और सहन शक्ति 10% कम हो जाएगी। कैसे इस्तेमाल? इसे खा लो। एमसी ने उलझन में पूछा, क्या शक्ल बदलेगी? बढ़त से ज्यादा इस्तेमाल का नुकसान गंभीर है। मिनट, सभी संकेतकों का 10%। सबसे पहले हमें वापस जा। उसने मुड़कर आसमान की ओर देखा। कुछ देर बाद ह्यूनसुंग बिस्तर पर लेटे सोयोंग के पास बैठा था। खिलाड़ी कमरे में आए और ताएचुल ने पूछा, क्या सोयोंग ठीक है? एमसी ने कहा, हाँ, बाहरी चोटें ठीक हो गई हैं, पर सुनिश्चित करने के लिए उसे अस्पताल ले जाना बेहतर होगा। ताएचुल ने धन्यवाद दिया और कहा कि अगर वह नहीं होता तो ह्यूनसुंग मुस्कुराया। वह भी टीम का हिस्सा है, साथियों की मदद करना ठीक है। वह उठा और कहा कि सब ठीक करके लौटेगा। ताएचुल ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद सोयोंग होश में आई और एमसी को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। उसने आश्चर्य से देखा, फिर बाल सहलाते हुए कहा, मदद तो करनी थी, पर बाकी कल के कपड़ों में है। ताएचुल मुस्कुराया और बोला कि कल की घटना के बाद वह शिकार पर गया और फिर यहां आया। श्री ह्यूनसंग भी है ना? एमसी ने कहा, हाँ बिल्कुल। मुस्कुराकर बोला कि यहां आराम किया और एक बढ़िया विकल्प। कुछ देर बाद सब मेज पर बैठकर कॉफी पी रहे थे। ताएचुल ने कहा कि पहले उसे लगा था कि एमसी शानदार घर में रहता है और बहुत अमीर है। एक व्यक्ति पर इतनी दुर्लभ चीजें देखना असामान्य है। ह्यूनसंग हंसकर बोला, अमीर बेटा, वो भी यही कहेगा। जागृत होने से पहले वो मजदूर था। सुयोंग हैरान हुआ और ताएचुल ने कहा कि उसकी स्थिति मुश्किल लगती है। एमसी ने बताया कि उसके पिता बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए थे। अस्पताल के बिल चुकाने के लिए उसके परिवार ने कड़ी मेहनत की। ताएचुल ने कहा कि दरअसल उन्हें उसकी अच्छी देखभाल करने का आदेश। ह्यूनसंग ने हैरानी से पूछा, सच में? ताएचुल ने जोड़ा कि इसीलिए उसे लगा कि वो अमीर घराने से है। एमसी ने इस बारे में सोचा। लगता है उन्हें लगा कि वो बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ था। उसने कॉफी का घूंट लिया और कहा, लगता है मिस शिन यूना ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। ताएचुल ने चौंक कर पूछा, क्या वह कप्तान शिन यूना को जानता है? एमसी ने कहा, हाँ, उसने उसे नियुक्त किया। लगता है उसकी क्षमताएं सचमुच उत्कृष्ट हैं, तभी तो उसने खुद उसे चुना। कुछ देर बाद एमसी गलियारे में चल रहा था और सोच रहा था कि सोने से पहले अपना सामान ठीक कर ले। अचानक उसने सुयोंग की आवाज सुनी जो उसे सुनने को कह रही थी। उसने झुककर कहा कि वह वाकई माफी चाहती है। ह्यूनसुंग ने उसे हैरानी से देखा और वह बोलती रही कि एक गलत फहमी थी और उसने अशिष्टता दिखाई। वह उससे क्षमा मांगती है। एमसी फिर पूछता है, गलत फहमी? सुयोंग कहती है कि एक कॉल पर मिले व्यक्ति के कारण उसने पूर्वाग्रह बना लिया था। ह्यूनसुंग ने पूछा कि क्या हुआ था। सोयोंग ने बताया कि संघ के एक बड़े अधिकारी का बेटा दुर्घटना में लापरवाह था। टीम के लोग गंभीर रूप से घायल हुए, पर अपराधी को कोई सजा नहीं मिली। उल्टा टीम के सदस्यों को ही फटकार पड़ी। इसके बाद वह हमेशा कॉल पर सबसे पहले जाने की कोशिश करती थी। तो ह्यूनसंग ने कहा कि सब कुछ ठीक था। उसने मुस्कुराकर कहा कि उसने ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सोयोंग ने झुककर उसे धन्यवाद दिया। एमसी ने सोचा, उसे लगा कि वह काफी दयालु थी। उसने पूछा, क्या वह कुछ पूछ सकता है? अगर जवाब देना मुश्किल हो तो मना कर सकती है। सोयोंग ने बीच में टोकते हुए कहा कि वह जवाब देगी। उसने पूछा कि वह किस बारे में जानना चाहता है। ह्यूनसुंग ने इस पर विचार। वह सोचा, वह बहुत भोली है और यह बात उसे और पक्की हो। उसने कहा कि यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह सोयोंग के कौशल के बारे में एक सवाल था। वह मुस्कुराई और कहा कि उसे पता था वो ये पूछेगा क्योंकि उससे पहले भी कई बार पूछा गया था। वह चुप हो गई और एमसी के विचारशील चेहरे को देखा। उसने सोचा कि ली सुयोंग का कौशल थेरियंथ्रोपी था। ये एक पौराणिक क्षमता थी जिससे इंसान जानवर में बदल सकता था, जैसे वेयरवुल्फ। ह्यूनसंग ने सोचा कि यह सक्रिय कौशल था जिससे वह हिम तेंदुए में बदल जाती और उसकी ताकत बढ़ जाती। उसके पास उच्च हमला और रक्षा शक्ति है, इसलिए वह अच्छी टैंक और डैमेज। कमजोरियों में कम जादू और इच्छा शक्ति है। कम इच्छा शक्ति के कारण वह जादुई हमलों के प्रति कमजोर हो जाती है। नहीं, एमसी ने सोचा कि उसे यह सब बताने का कोई कारण नहीं था। एक हफ्ते बाद वह बिस्तर पर लेटा हुआ कह रहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई और घटना नहीं हुई और दीक्षा समारोह अच्छा रहा। लेकिन उस दिन के बाद वह करवट बदलकर सोचने लगा। ह्यूनसुंग ने सिस्टम विंडो खोली और कहा कि लोकप्रियता कम होने पर भी बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स बिक रहे थे। खरीदने में सक्षम होगा। वीर श्रेणी का। वह बिस्तर से उठा, अंगड़ाई ली और बोला, बोर हो गया हूं, शिकार पर चलें या कुछ और करें। साथ ही वह अंक भी बचाएगा। कुछ देर बाद
गार्ड ने खिलाड़ी कार्ड दिखाने को कहा। एमसी ने जेब में हाथ डाला और कहा, हाँ एक पल। कार्ड निकालकर बोला, यह रहा। गार्ड चौंक गया। संघ का निरीक्षण विभाग। उसने झुककर ह्यूनसुंग को अच्छे शिकार की शुभकामना। एमसी ने उसे धन्यवाद दिया। वह डंजन में घुसा और सींग वाले छोटे जीवों का झुंड देखा। उसने उनकी ओर हाथ बढ़ाया और अग्निजंझा का प्रयोग किया। अग्निधारा जीवों की ओर गई और उन्हें पल भर में नष्ट कर दिया। एमसी ने कहा, अच्छा हुआ कि यह खरीदा। जैसा कि व्यापक दुर्लभ वस्तु से उम्मीद थी, ढाल के साथ इसका मेल शानदार है। मध्यम डंजन में यह खास नहीं, पर निचले स्तर पर यह धोखा माना जाएगा, है ना? अचानक उसकी ढाल टूटी और बांह पर घाव आया। उस पर हमला हुआ था। नकाबपोश खिलाड़ी मुस्कुराया और कहा, अच्छी प्रतिक्रिया। एमसी चिल्लाया, वह कौन है? सोनू ने फिर पूछा। खैर, ऐसा होता, वह सोचता है कि वह कौन है। ठीक है, उसे पता होना चाहिए कि वह किसके हाथों मरेगा, है ना? जियोंग सोनू ने अपना हुक। कुछ समय पहले तक वह सो के गिल्ड का उप प्रमुख था। ह्यूनसुंग ने अपना घायल हाथ पकड़ा और पूछा कि वह वहां। सोनू ने जवाब दिया कि वह इसका बदला उससे लेना चाहता था। उन सब में से जिन्होंने उसके साथ ये किया, वह सिर्फ उसी से बदला ले सकता है। चोई ह्यू। एमसी जोर से चिल्लाया, क्या उसे लगता है कि ऐसा करके वह बच जाएगा? सोनू ने तलवार घुमाते हुए कहा कि चिल्लाना बेकार है, क्योंकि उसने पहले से ही आवाज और दृश्य रोकने का बैरियर लगा रखा था। उसने अपना हाथ अपने ऊपर रखा और कहा, मुझे देखो, क्या मैं उच्च स्तर का क्या मैं ऐसा नौसिखिया नहीं लगता जो अभी तक लेवल 50 तक नहीं पहुंचा? ह्यूनसुंग ने भौहें सिकोड़कर पूछा कि क्या उसने। सोनू ने कहा कि वह बुरा था, पर चिंता नहीं, वह आज देश छोड़ रहा था। वह विदेश में नए नाम से रह सकेगा। सच कहूं तो वह पहले अपने परिवार से शुरू करना चाहता था। वह चाहता था कि वह हानि का दर्द महसूस करे, पर वे पहुंच से बाहर थे। एमसी ने गुस्से में उसे पागल कहा। सोनू ने तलवार कंधे पर रखी और कहा, गार्ड और परिवार को मारना आसान होगा, पर फिर देश छोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए उसने उस पर निशाना साधा जो कालकोठरी में था। अगर लाश अच्छे से छिपाओगे तो कई दिनों तक नहीं मिलेगी। उसने हंसकर कहा कि एमसी के घाव बहुत तेजी से भर रहे थे। लगता है उसे कोई अच्छा कौशल मिला है। वह जानता था कि ह्यूनसंग बातों में उलझाकर समय बटोर रहा था, पर क्या वह सोचता था कि पूरी तरह ठीक होकर भी उसे हरा पाएगा? एमसी की आंखें डर से फैल गईं और सोचा कि अब वह खत्म हो गया। सोनू उसकी ओर लपका, पर एमसी ने चकमा देकर वार रोक दिया। सोनू बोला, मैं तो बायां हाथ काटने की सोच रहा था ताकि तुम्हें मौका न मिले। तभी एमसी ने वेयरवुल्फ का दिल निकाला। सोनू हैरान, अरे तुम्हें रूपांतरण की चीज मिली थी। एमसी वेयरवुल्फ बन गया। सोनू ने कहा, लगता है ह्यूनसुंग ने अपने स्टैट्स बहुत बढ़ा लिए हैं। एमसी भागने लगा। सोनू चकराया। फिर एमसी मुड़ा और आग का घूंसा मारा। उसने दुश्मन पर निशाना साधा, पर वह पहले ही पीछे आ चुका था। सोनू ने तलवार तानकर पूछा, क्या लगता है तुम बच पाओगे? उसने एमसी के बाल पकड़े, पर एमसी ने घूमकर उसे फेंक दिया। ह्यूनसुंग ने सोनू पर आग की लपट भेजी, पर उसने तुरंत रोक दी। एमसी ने पंजे आगे बढ़ाकर तलवार की नोक पकड़ ली। सोनू जोर से हंसा और एमसी सोचा कि वो इसे संभाल लेगा। सोनू पीछे गया और तलवार से कई वार किए। वो गुर्राया और मुट्ठी से फर्श पर मारा। सोनू बोला, तुम सच में कमाल हो। उसने पुकारा और पूछा, क्या तुम अपना उपनाम जानते हो? उसका शरीर मना से ढका था। सोनू ने कहा, वो बिजली की तलवार है। उसने एमसी की ओर हाथ बढ़ाया और बिजली चलाई। ह्यूनसंग चिल्लाया, दुश्मन ने उसका हाथ काट दिया था। सोनू मुस्कुराया, अफसोस, मेरी सुनी होती तो अलग होता। 100 अरब से ज्यादा देने का पछतावा न होता। एमसी चीखा और दुश्मन पर झपटने की कोशिश की। खून बहा। वो घुटनों पर गिरा। सोनू ने पिछला पैर घायल किया था। सोनू ने पूछा, 20 लेवल नियम तोड़ने का तरीका बताओगे? या जानना चाहोगे मैं इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे बना? ह्यूनसंग जोर से चिल्लाया, उसे भाड़ में जाने दो। सोनू ने कहा कि अगर वो बताएगा तो शायद उसे जीने दे। एमसी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं यह मानूंगा? सोनू बोला, मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं, पर मैं तुम्हें आसान मौत दे सकता हूं। उसे विश्वास करने दो। सोनू ने एमसी की पीठ में तलवार घोंप दी, जिससे वह चीख उठा। सोनू ने उसे और वार किए, कहा कि पुनर्जनन यातना में मदद नहीं बल्कि नुकसान है। दर्द अंतहीन होगा, झल्लाद को रुकना नहीं पड़ेगा। ह्यूनसुंग ने सोचा कि यह बहुत दर्दनाक है। क्या उसे विशेष कौशल बता देना चाहिए और दया मांगनी चाहिए? सोनू एमसी पर वार करते हुए बहुत खुश था। ह्यूनसंग ने सोचा, भयानक मूर्ख, उसे बदले की नहीं, कुछ और चाहिए। उसने जोर से, वह कुछ नहीं कहेगा। सोनू ने सोच समझकर कहा। लगता है उसने सिर पकड़कर कहा कि वह मर जाएगा पर मदद नहीं करेगा। लाश हटाने के लिए वह साफ काम करेगा।
उसने तलवार से एमसी का सिर काट दिया। सिर उड़ गया और सोनू ने कहा कि बाकी अंग इकट्ठा करने चाहिए। अचानक उसके पेट से एक पंजा फूट पड़ा, जिससे वह बहुत चौंक गया। उसने पूछा, यह क्या है? एमसी ने पंजा निकाला, फिर सोनू फर्श पर गिरा। ह्यून सुंग जीवित हुआ और अपना सिर वापस लगा लिया। सोनू बेहोश हो रहा था और पूछा, क्या अजीब है? आंखें मीच कर उसने वेयरवोल्फ देखा और कहा, भयानक। ह्यून सुंग मानव बना और कहा कि वह बच गया। सिर कटने के बाद भी शरीर हिला, पर उसने सोनू से कैसे निपटा? उसने दुश्मन की लाश देखी और कहा कि बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खिलाड़ी संघ को बताना भी खतरनाक होगा। सुयॉन की बात याद कर कहा, अगर पता चला कि उसने रैंकर जोंग सोनू को मारा तो संघ उसकी क्षमता पर सवाल उठाए। एमसी ने आग का गोला बनाया और कहा कि उसे अपने रहस्य छुपाने हैं। कुछ देर बाद जोंग सोनू का सिर्फ कवच और तलवार बचा। उसके गायब होने पर एक नीली रोशनी दिखी, जिससे एमसी चौंक गया। उसने पूछा, क्या आइटम सिर्फ राक्षसों से गिरते हैं? उसने एक किताब उठाई और जांचने लगा। सिस्टम ने बताया कि यह लाइटनिंग ब्रेथ है, वीर श्रेणी का। यह एक सक्रिय कौशल है। उपयोगकर्ता के चारों ओर बिजली का सुरक्षा कवच। सभी कौशल और कार्य बिजली से और दुश्मन के शरीर को अस्थायी रूप से पंगु बन। इस कौशल का कोई कूलडाउन नहीं है। क्या वह यह सक्रिय कौशल सीखना चाहता? ह्यून संग ने कहा, बिल्कुल और हाँ, बटन। उसने कहा, बिजली की सांस। फिर उसका शरीर बिजली से ढक गया और एमसी बोला, जादुई गोला। उसने चट्टान पर मारा और कौशल का स्तर एकदम बदल गया। स्टेटस विंडो दिखा रही थी कि चोई ह्यून सुंग लेवल 1 था और उसके 45। उसके सभी स्टैट्स शुरुआती 220 से बढ़कर लगभग 124 अंक हो गए। ह्यून सुंग ने हैरानी से पूछा, क्या? सिस्टम विंडो ने बताया, एक सामान्य रैंक की अद्भुत उपलब्धि। उसने अपने से 100 लेवल ऊपर के खिलाड़ी को हरा दिया। उपलब्धि, पहले विद्रोही का दर्जा। एक दुर्लभ रैंक की अद्भुत उपलब्धि। उसने अपने से 200 लेवल ऊपर के खिलाड़ी को हरा दिया। एमसी ने पूछा, क्या खिलाड़ियों को भी खिताब मिलते हैं? सिस्टम विंडो ने बताया, एक वीर रैंक की अद्भुत उपलब्धि। उसने अपने से 300 लेवल ऊपर के खिलाड़ी को हरा दिया। ह्यून संग ने पूछा, क्या वो अब जोंग सोनू को हरा सकता है? उसने लड़ाई के कुछ अंश याद किए और कहा कि उसे और मजबूत बनना होगा और लाइटनिंग ब्रेथ के साथ दूर के कौशल का इस्तेमाल कम करना हो। यह बहुत ज्यादा जादू खर्च करता है। कुछ दिन बाद मेको बैज ने कहा, कैसे भी देखो, क्या ये ज्यादा नहीं है? वो गेम कंसोल का दीवाना है, पर उसे लगता है कि खिलाड़ी चोई ह्यून सुंग ने हाल में दाम बहुत बढ़ा दिए हैं, खासकर बड़ी बैटरी के, जिनकी कीमत 30 मिलियन पॉइंट्स है। क्या दूसरे खिलाड़ी जानते हैं कि 30 मिलियन की यह बकवास कितने दिन चलेगी? ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन। बैटरी की क्षमता जांचने पर पता चला कि इसमें एक छोटे पत्थर से भी कम ऊर्जा है। वो सोचता है कि इसकी कीमत कम होनी चाहिए, इसलिए वो बहिष्कार कर रहा है। वो 1 महीने तक इस प्रोडक्ट को नजरअंदाज करेगा। जो भी उसके साथ जुड़ना चाहे वो कमेंट कर। इस पोस्ट पर 8 जवाब आए थे। तरु ने इस बेचारे बदमाश को यहां से निकलने को कहा। बटक ने लिखा, अगर प्रोडक्ट सही है तो वो लाखों करोड़ों खर्च करने को तैयार है, पर यहां विक्रेता मनमानी कीमत लगाता है। उसे सबक सिखाना चाहिए। वह बहिष्कार में शामिल हो गया। बाकी 6 लोगों ने भी बहिष्कार का समर्थन किया। 1 महीने बाद सिनचॉन स्टेशन पर एमसी एक कमरे में बैठा सिस्टम विंडो को ध्यान से देख रहा था। वह एंसेस्ट्रल इंस्टिंक्ट और वैम्पायर ऑर्ब प्रोडक्ट्स को देख रहा था। ह्यून सुंग ने पूछा कि इन दोनों में से कौन सा। वह दोनों खरीदता, पर अब उसके पास बहुत कम पॉइंट्स हैं। कुल मिलाकर ये 60 अरब पॉइंट्स होते हैं। वह कुर्सी से उठा और टीवी रिमोट उठाया। उसने सोचा कल इस बारे में सोचेगा और आराम से बिस्तर पर लेट गया। एमसी ने कहा, क्योंकि आज इस हफ्ते उसका एकमात्र छुट्टी का दिन है। टीवी पर एक फिल्म थी जहां एक आदमी ने एक लड़की को बताया कि वह उसे पसंद। लड़की ने शर्माते हुए कहा, गिल्ड मास्टर। उसी पल तलवारें टकराईं और एक चीख, हमें निकलना होगा, उन्हें उसे बचाना है। नहीं गिल्ड, अगर वे अंदर गए तो मर जाएंगे। एमसी ने ध्यान से देखा और चिप्स का पैकेट लेते हुए कहा, तो यह है वो ड्रामा जो उन्होंने प्रलय की 20वीं वर्षगांठ के लिए फिल्माया। इसके लिए उन्होंने सच में महंगे उपकरण लगाए। उस दिन सभी ने बहुत कष्ट झेला। कुछ देर बाद खिलाड़ी चौक में खड़े थे और एक आवाज ने कहा, आपदा की 20वीं वर्षगांठ पर दुनिया उत्तेजित थी। कुछ होने का डर था, पर 10वीं वर्षगांठ की तरह इतिहास में कुछ गंभीर नहीं हुआ। कुछ पत्रकार झूठी खबरें लिखते हैं कि काल कोठरियां कम हुई हैं, पर यह सिर्फ इंटरनेट की बकवास थी। इस समय एमसी बिस्तर पर लेटा हुआ फिल्म देख रहा था। लड़की ने कहा कि वह गिल्ड लीडर से प्यार करती थी। वह सोचते हुए बिस्तर पर लेटा, तकिया गले लगाया और पूछा, क्या? अचानक उसकी आंखें फैलीं और पूछा, क्या? वह उठा, चीख सुनी, पूछा, भूकंप है? लोग सड़क पर भागते, चिल्लाते, राक्षस! एक विशाल ऑर्क गुर्राया। लोग भागते रहे।
ह्यून सियोंग ने छिड़कर कहा, भयानक। वह खिड़की से कूदा और आग की धारा सक लड़की राक्षस से भागी और रोती हुई चिल्लाई। एमसी राक्षस के सामने उतरा और लड़की की रक्षा करते हुए उसे काटा। उसने आग की धारा दूसरे ऑर्क पर चलाई और फिर अगले को मारा। लोग डर से चिल्लाए और एमसी ने चारों ओर देखा। इस समय कई और राक्षस पोर्टल से निकले और ह्यून सियोंग ने अग्नि तूफान का प्रयोग किया। इसने राक्षसों को उड़ा दिया और एमसी ने दूसरी ओर देखा। उसने चिढ़कर कहा, भयानक। वे लोगों में घुल मिल गए। राक्षस फिर पोर्टल से निकले और डरे हुए नागरिकों की ओर बढ़े। ह्यून सियोंग ने पूछा, अब क्या करें? तभी एक और खिलाड़ी प्रकट हुआ जिसने ऑर्क पर वार किया। यह खिलाड़ियों का एक दल था जो तुरंत राक्षसों से लड़ने लगा। खिलाड़ी ने कहा कि वे स्थानिक द्वार एमसी के लिए छोड़ रहे हैं। उसने उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और उस व्यक्ति ने कहा कि यह कुछ नहीं। लोग सड़कों से भाग रहे थे और लाउड स्पीकर पर मार्शल लॉ की घोषणा हुई। सेना शहर की सड़कों पर उतर आई और संघ के प्रतिनिधि ने देश के सभी खिलाड़ियों को सूचित करने का आदेश दिया। अब से वह खिलाड़ियों की सामान्य लामबंदी घोषित करता है। कुछ देर बाद एक जीर्ण इमारत के पास एक बच्चों का खिलौना पड़ा था। एमसी ने कहा, हाँ, वह जो ह्यून सियोंग था। शिन यूना ने ईयरपीस से बताया कि वह ह्यून सियोंग ने बताया कि वह लाल टारेंटुला डंजन के पास था जो सिंचॉन स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था। अचानक एक द्वार खुला और वह बाहर आ रहे ऑर्क्स से लड़ रहा था। शिन यूना ने पूछा कि स्थिति कैसी है, ऑर्क्स का स्तर क्या है? ह्यून सियोंग ने कहा कि सौभाग्य से वह कम लग रहा था। आसपास के क्षेत्र के खिलाड़ी सफाई में शामिल हो गए थे। शिन यूना ने उसे अस्थायी कमांडर नियुक्त किया। क्षेत्र साफ होने पर उन्हें नामयोन स्टेशन भेजने को कहा। वहां भी एक द्वार खुला था पर उनके पास लोगों की कमी थी। एमसी ने राक्षस का शरीर काटा और कहा कि वह समझ गया। शिन यूना ने कहा कि उसे परिवार की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे बताया गया कि वे और अन्य लोग बम शेल्टर में सुरक्षित हैं। एमसी ने उसे धन्यवाद दिया और ऑर्क्स की ओर दौड़ पड़ा। शिन यूना ने उसे जल्दी करने को कहा। ह्यून सियोंग ने कहा कि वह ऐसा करेगा। कुछ देर बाद उसने सिस्टम विंडो देखी और कहा, सोचने का वक्त नहीं है। उसने वैम्पायर ऑनर्ब खरीदने का फैसला किया। सिस्टम ने पुष्टि मांगी क्योंकि वापसी संभव नहीं। सिस्टम ने पूछा, क्या वह वीर श्रेणी का वैम्पायर ऑनर्ब पैसिव? एमसी ने कहा, ठीक है। 2 उंगलियां दिखाकर बोला, जल्दी निपटाकर आगे बढ़ूंगा। ह्यून सियोंग ने फायरवॉल का इस्तेमाल किया और ऑर्क्स दर्द से चीखने लगे। सब जल गए। एमसी ने कहा, अब लाउडस्पीकर निकालकर बोला, मैं खिलाड़ी संघ का प्रतिनिधि हूं। उसने आपातकालीन लामबंदी के तहत सभी खिलाड़ियों को इकट्ठा होने का आदेश दिया। ने खिलाड़ियों को देखकर कहा, यह आसान नहीं होगा। क्षेत्र की रक्षा के लिए न्यूनतम आवश्यक खिलाड़ी यहीं रहेंगे। सिनेचॉन स्टेशन पर सब हल हो चुका है, अब सिर्फ गेट की देखभाल करनी है। एक खिलाड़ी ने हाथ उठाकर कहा कि उसे कुछ पूछना है। एमसी ने कहा, हाँ बोलो। खिलाड़ी ने पूछा, गेट कितनी जगह खुले? ह्यून सियोंग ने सबको देखते हुए कहा, अभी सटीक संख्या पता नहीं, पर लगता है पूरे देश में खुले हैं। इस वक्त नामयोन स्टेशन के पास भाले वाले विशाल दानव लोगों का पीछा कर रहे थे। वे एक साथ गरजते हुए हमला कर रहे थे। तभी एक खिलाड़ी ने दानव को मुक्का मारकर एक तरफ फेंक दिया। उसने कुल्हाड़ी घुमाकर उस प्राणी के शरीर को आदमी ने कुल्हाड़ी कंधे पर फेंकी और बोला, भयानक। अन्य खिलाड़ी थके हुए सांस ले रहे थे और जादूगर ने पूछा, सहायता कब आएगी? अचानक आग की लपट उनके पास से गुजरी जिससे लड़कियां डर से चीख पड़ी। एमसी ने आग की दीवार बनाकर राक्षसों को खत्म किया। उसने पूछा, क्या वे दोनों ठीक हैं? वे मदद उसके पीछे वे खिलाड़ी थे जो मदद के लिए उसके साथ आए थे। जादूगर ने चिल्लाया कि सहायता पहुंच गई है। खिलाड़ी ने चारों ओर देखा और कहा कि स्थिति गंभीर है। यहां ज्यादा डंजन नहीं थे, इसलिए खिलाड़ी भी कम थे। ह्यून संग ने शुरू करने का आदेश दिया और खिलाड़ियों ने मान लिया। अचानक पोर्टल से एक विशाल प्राणी निकला जिससे एमसी चौंक गया। उसने पूछा, क्या? हमें इसे जल्द निपटाना होगा। ह्यून संग ने अग्निबाण चलाया पर राक्षस ने ढाल से बचाव किया। एमसी ने छलांग लगाकर वार किया पर राक्षस तेजी से बच गया। वह मुड़ा और बोला कि वो इतना मजबूत नहीं था। ह्यून संग ने पलटकर प्राणी का सिर काट दिया। फिर एक चीख सुनी। तब एमसी ने मुड़कर पूछा, क्या? तो ये बॉस नहीं बल्कि साधारण राक्षस था। उसने आग बरसाई जिससे राक्षस चिल्लाए। ह्यून सुंग ने भौहें सिकोड़ी और वे आग से बचे हुए हैं। एक पोर्टल से ढाल निकली। एमसी ने उसे पकड़ राक्षस के मुंह पर मारा। उसने मुड़कर देखा, एक भाला उसकी ओर आ रहा था। उसने पूछा, यह कैसा भाला है? राक्षस ने उसका पैर पकड़ लिया। ह्यून सुंग मुड़ा और चिल्लाया, क्या पागल है? भाला उसके सामने रुका। फिर एमसी जम गया। उसका शरीर बर्फ की पतली परत से ढक गया। उसने पूछा, यह क्या बला है? सामने एक विशाल राक्षस आया। ह्यून संग ने पहचाना कि वो छिपकली राजा था।
एमसी ने तलवार थामी और घुमाई जब राक्षस ने अपने भाले उसकी ओर किए, को चकमा दिया और सीधे बॉस की ओर बढ़ गया। ह्यूनसुंग ने तलवार से राक्षस को काटा और कई बर्फ के भाले उसकी ओर आए। उसने अग्नि ढाल बनाई और बॉस की ओर दौड़ा, जिसने बर्फ की सांस छोड़ी। एमसी बोला, क्या इतनी दूर से भी बर्फ की सांस? ह्यूनसुंग पर बर्फ आई। वो बोला, अब मना बचाने का वक्त नहीं। उसने जमीन से छलांग लगाई और बिजली का वार किया। उसका शरीर मना से चमका। बिजली बॉस की ओर गई, पर कहीं और लगी। एमसी ने सोचा कि उसे हर हाल में उन्हें हराना होगा। उसके अलावा कोई यहां सामान्य मॉब्स को भी नहीं संभाल सकता। अगर वह उन्हें नहीं रोकेगा तो सब खत्म हो जाएंगे। एमसी रुका और राक्षस हथियार लेकर उसकी ओर बढ़े। ह्यूनसुंग ने आंखें बंद कर सोचा, अच्छा है वे खुद आ रहे हैं, इससे काम बहुत आसान हो गया। राक्षस उसकी ओर बढ़े और उसने तलवार घुमाकर फर्श पर मारी, जिससे बिजली सक्रिय हो गई। बिजली अलग अलग दिशाओं में फैलने लगी, राक्षसों के शरीर को लपेटते हुए। काट दिया। 1 घंटे बाद खिलाड़ी हैरानी से देख रहे थे। ह्यूनसुंग ने बॉस को देखकर कहा कि अब सिर्फ वही बचा है, अब इसे खत्म करने का वक्त है। छिपकली राजा गर्जा और एमसी भाले पर कूदकर तलवार घुमाई। उसने कहा, अच्छा है कि कोई बीच में नहीं, एक पर एक। अभी एमसी राक्षस के पास पहुंचा और उसके सिर पर वार किया। खून बहने लगा। जमीन पर ह्यूनसुंग जमीन पर बैठ गया और हांफने लगा। उसने कहा कि सब कुछ इतना बुरा नहीं है। एक नीला पोर्टल प्रकट हुआ जिससे इनाम निकले। एमसी ने कहा, उम्मीद है कुछ बढ़िया मिलेगा। एक किताब दिखी। ह्यूनसुंग ने कवर देखते ही पहचान लिया कि यह कोई दुर्लभ चीज थी। सिस्टम विंडो ने बताया कि यह व्हाइट लिजार्ड किंग की आइस ब्रेथ थी, एक दुर्लभ रैंक सक्रिय कौशल पुस्तक जिसके उपयोग में मना खर्च होता है। सिस्टम विंडो ने पूछा, क्या वह किताब लेना चाहेगा? बुरा नहीं है, काम आ सकता है। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत और मना आराम ने उसे फायदा पहुंचाया था। सामान पोर्टल में गायब हो गए। एमसी का ध्यान राक्षस के शरीर में घुसी गोलियों पर गया। सेना ने कहा, सब कुछ साफ है। नामयून स्टेशन पूरी तरह से साफ हो गया था। ह्यूनसुंग ने मुड़कर कहा, लगता है यहां एक और था। नष्ट शहर को देखकर बोला, खैर मिशन पूरा हुआ।